हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीवीटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अपना स्टाफिंग यानी कि बीएसटी में चैप्टर नंबर 6 का ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जहाँ पर हम क्विकली अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टाफिंग में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे स्टाफिंग का मीनिंग, उसकी नीड्स, स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। उसमें भी आगे फर्दर काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस यहाँ पर इस चैप्टर में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। के स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपको राइट टाइम पर, राइट जॉब पर, राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट पर्सन को फाइंड करना है, उसको रिक्रूट यहाँ पर करना होता है, उसको जॉब देनी होती है। यही बेसिकली हमारे पास स्टाफिंग कहलाता है। देखो, स्टाफिंग में क्या लिखा है कि स्टाफिंग में बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक मैनेजरियल फंक्शन है, जिसमें हम काम करते हैं, फिल करने का काम करते हैं। जो भी हमारे पास पोजीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पोजीशंस होती है वो हम फिल करते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, केस की जो डेफिनेशन है वो ये हो जाती है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट पर्सन को फाइंड करना है राइट जॉब पे, और उसके पास राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी वहां पर रिक्वायर्ड होगी, और राइट जॉब पर और राइट टाइम पे। और अगर हमारे पास कोई भी नई इंटरप्राइज है, नई फर्म है, तो जो स्टाफिंग फंक्शन है वो फॉलो करता है प्लानिंग को और ऑर्गेनाइजिंग को। और अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज है तो बेसिकली यहाँ पर स्टाफिंग जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। अब सर कुछ नीड्स आ जाती है स्टाफिंग की। सबसे पहली नीड लिखी है फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। के स्टाफिंग फंक्शन का काम ही क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैकेंट जॉब पोजीशन है, खाली जॉब पोजीशन है, उसको फिल करना। फिर आ जाता है सर प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका मतलब क्या होता है कि स्टाफिंग मतलब होता है कि राइट जॉब पर राइट इंसान को रखना, और वो कैसे रखते हो आप? राइट क्वालिफिकेशन की मदद से। यही इसके अंदर आ जाता है। कैसे करोगे आप? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने के बाद। फिर आ जाता है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर सकती है वो ग्रो कर सकती है जितने भी एम्प्लॉइज है वो वहां पर एफर्ट्स लगाते हैं, एम्प्लॉइज के एफर्ट से। और अगर आप अच्छे से स्टाफिंग करते हो, जो आपका जो पर्सनल है या फिर आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कैसे होंगे? वो एफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि सर वो कॉस्ट में कर लेते हैं, जितना भी उन्हें गिवन कॉस्ट होता है उसमें अपना प्रोडक्शन का जो भी टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं। तभी तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारी स्टाफिंग करने के बाद जो हमारी फर्म है वो सर्वाइव कर पाएगी और ग्रोथ कर पाएगी एंटरप्राइज। ठीक है जी। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो मैन पावर प्लानिंग की मदद से और जॉब एनालिसिस की मदद से। आप इसमें क्या करते हो? बेसिकली आप फाइंड आउट करते हो कि कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉइज की आपको रिक्वायरमेंट है फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर हेल्प करती है हमारे पास कंपीट करने में, कि अगर हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है और उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम यानी कि फिजिकल रिसोर्स भी हमारे पास सेम है और फाइनेंशियल रिसोर्स भी सेम है, तो इस केस में यानी कि अगर हमारे पास दो फर्म है, दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जो विन करेगी फर्म वो कौन सी फर्म होगी? वो फर्म होगी सर जिसके पास हमारे पास यहां पर एफिशिएंट स्टाफ होगा। ठीक है, वो कैसे होगा? वो होगा अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से करी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है ये इंप्रूव करता है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज भी हमारे पास यहाँ पर इंप्रूव कर देता है। कैसे इंप्रूव करता है? देखो जी, स्टाफिंग फंक्शन होता है वो अपॉइंटमेंट, अगर आपने एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करा है वहीं पर कंप्लीट नहीं हो जाता है, वहीं पर खत्म नहीं हो जाता, उसमें और भी चीजें हैं। जैसे एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देने के लिए आप क्या दे सकते हो? उसको ट्रेनिंग दे सकते हो समय समय पे, उसको कंपनसेशन दे सकते हो, उसको प्रमोशन दे सकते हो। इसी से तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है, जो मोरल है एम्प्लॉय का, वो हमारे पास इंक्रीज होगा। यही इसके अंदर आ जाता है, इंप्रूव होगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारे पास स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो ह्यूमन कंपोनेंट होता है उसको मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है कि कैसे ये फंक्शन हमारे पास परफॉर्म हुआ है। और एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे पास ग्रो करती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स है, एम्प्लॉयड पर्सन्स है, वो भी हमारे पास क्या बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये बनाना पड़ता है जिसमें बेसिकली कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं
जो मैनेजिंग पीपल का काम करते हैं, और स्टाफिंग हमारे पास पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। फिर होता है सर हमारे पास प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं स्टाफिंग के प्रोसेस का। अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है, किसी को जॉब देनी है, तो आप किस तरीके से दे सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपको देखना है कि आपको एक्चुअली में मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आ जाता है कि आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट देखनी है कि हाउ मैनी पर्सन्स, कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या रखनी है, प्रायर एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनैलिटी देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, ये सब चीज़ें देखनी है अगर आपको कोई भी अपनी जॉब पोजीशन को फिल कराना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसको करने के सर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो है सर वर्कलोड एनालिसिस, फिर है वर्कफोर्स एनालिसिस, फिर है सर कंपैरिजन। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको एनालाइज करना है कितने नंबर और कितने टाइप के ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नेसेसरी हैं परफॉर्मेंस के लिए, जितने भी हमारे पास जॉब्स हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस में आ जाता है कि आपको एनालाइज करना है कि मेरे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं अभी, और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस जॉब में ऑक्यूपाई है, क्या वो ओवरबर्डन्ड है, क्या वो सर अंडरबर्डन्ड है, ये आपको वर्कफोर्स एनालिसिस में चेक करना होता है। फिर आ जाता है सर कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं हम बेसिकली कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ओवर स्टाफिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें एम्प्लॉय को रिमूव करना पड़ेगा या फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि ओवर स्टाफिंग के केस में क्या होता है, मोर प्ले लेस वर्क, काम कम होता है और प्ले ज्यादा होता है। और अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जहां पर अंडर स्टाफिंग है, अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या है कि सर आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको और लोगों की रिक्वायरमेंट है फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरप्राइज के अंदर, और मैनेजर ट्राई करता है बेसिकली फाइंड आउट करना जितने भी हमारे पास मैन पावर रिक्वायरमेंट है। कैसे करता है सर, वो करता है इक्वेट करके जितने भी वर्कलोड एनालिसिस है टू वर्कफोर्स एनालिसिस करके। फिर आ जाता है सर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंड्यूस करते हैं लोगों को कि वो अप्लाई करें, हमारे पास जो भी वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं उनके लिए अप्लाई करें। अब इसको 2 तरीके से करा जा सकता है, या तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या फ्रॉम आउटसाइड करेंगे। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें 2 चीजें हैं, या तो आप इंटरनल करोगे या फिर एक्सटर्नल करोगे। इंटरनल में क्या आ जाता है, इंटरनल में आ जाता है सर ट्रांसफर या फिर प्रमोशन। कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करोगे तो क्या करोगे सर, या तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे या प्रमोशन करोगे। और अगर आप एक्सटर्नल करते हो, एक्सटर्नल में काफी सारी चीजें हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, इंटरनेट है, वेब पब्लिशिंग है, काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर आ जाता है सर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो और चूज करते हो जो भी आपका बेस्ट कैंडिडेट होगा उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कुछ टेस्ट की मदद से आप करते हो, कुछ इंटरव्यूज की मदद से करते हो। और जो हमारे पास सिलेक्शन होता है ये बेसिकली एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है वो हमारे पास ज्यादा होते हैं और हमारे पास जो वैकेंट पोजीशंस होती हैं वो कम होती हैं। तो हर एक इंसान को तो हम यहाँ पर जॉब नहीं दे सकते, कुछ को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा जो सुइटेबल नहीं होंगे उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, जिनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होगी और जो इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाएंगे, टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाएंगे, वही यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए नेगेटिव प्रोसेस भी है। के अंदर 2 चीजें, एक तो प्लेसमेंट, एक ओरिएंटेशन, दोनों का मतलब अलग अलग है। प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिस भी कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट करा है उस जॉब पोजीशन के लिए, अब वो अपनी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। कैसे कर सकता है सर, हम उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। क्या देते हैं? अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और फिर वो अपनी जॉब पोजीशन, जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन थी, उसको हमारे पास यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर आ जाता है सर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब होता है इंट्रोड्यूस कराना, जो भी हमारे पास नया एम्प्लॉई है, सिलेक्टेड एम्प्लॉई है, उसे बाकी सब एम्प्लॉइज के साथ इंट्रोड्यूस कराना और फैमिलराइज फील कराना, यानी कि फैमिली की तरह फील कराना, और उसे जितने भी रूल्स हैं, पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब चीजें समझा देना। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर नई स्किल्स सिखाई जाती हैं और हमारे पास कुछ नॉलेज की चीजें भी बताई जाती है, ये इसके अंदर आ जाता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज को लर्न करना। एम्प्लॉय की मदद करती है बेसिकली ग्रो करने में, यानी कि हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से ओवरऑल क्या करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के बारे में यहां पर सोचा जाता है हर एक रिस्पेक्ट में। फिर आ जाता है सर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि उस एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना। जितने भी आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके लिए क्या वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, वो कैसे कर सकते हो। के अंदर कुछ हमारे पास
प्रोसेस में आ जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि सबसे पहले तो डिफाइनिंग द जॉब आ जाएगा, फिर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस आपको अप्रेज करना है, प्रोवाइड करना है फीडबैक, अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। फिर आ जाता है सर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है कुछ हायर जॉब पोजीशन पे देना, जैसे कि ज्यादा पे दे देना या फिर उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देना, जिम्मेदारी भी आप उसको ज्यादा दे सकते हो, ये भी प्रमोशन का ही पार्ट कहलाता है। फिर आ जाता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग जो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस वो करती हैं ताकि जो रिटेन हो सके, जितने भी उनके एग्जिस्टिंग या फिर टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं वो बेसिकली रिटेन रहें यही फर्म के अंदर। उनको बेसिकली बताया जाता है कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करोगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है आने वाले कुछ सालों में वो ये हैं, हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, और आप अगर हमारे साथ साथ वर्क करते हो तो आप भी एज ए इंडिविजुअल आपकी भी ग्रोथ होगी। क्योंकि जब एक कंपनी, जब एक फर्म, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जब एक एंटरप्राइज ग्रो करती है तो उसके एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल बेसिकली आपको कुछ फॉर्म्स में जो भी पे है, जो फिर रिवॉर्ड है वो एम्प्लॉइज को देना। वो किस तरीके से हो सकता है सर? कुछ फाइनेंशियल तरीके से होता है, कुछ नॉन फाइनेंशियल तरीके से होता है। जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट फाइनेंशियल में क्या आ जाता है? वेजेस देना, सैलरी देना, इंसेंटिव देना, कमीशन देना और बोनसेस देना। कुछ इनडायरेक्ट में भी आ जाता है, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस और वेकेशंस। कुछ आप इंश्योरेंस दे देते हो एम्प्लॉइज को, कुछ वेकेशंस दे देते हो, ये इसके अंदर आ जाता है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, ठीक है जी, कंपनसेशन। फिर आ जाता है सर हमारे पास डायरेक्ट में कौन कौन सी होते हैं? डायरेक्ट में बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 तरीके के, टाइम बेस्ड वेज प्लान और परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। टाइम में क्या जाता है? आप समय के साथ साथ सैलरी और वेजेस दोगे, जैसे कैसे देते हो? वीकली, डेली, मंथली, एनुअली। और परफॉर्मेंस में कैसे है कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, जो भी आप सैलरी वेजेस दोगे उसके पीस वर्क पे डिपेंड करेगा। जैसे एक वर्कर को हमने पेमेंट करी, कैसे करी? जितनी भी उसने यूनिट्स प्रोड्यूस करी, जितना काम उतने पैसे, ठीक है जी, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं सर स्टाफिंग के। सबसे फर्स्ट आ जाता है रिक्रूटमेंट, दूसरे नंबर पे सिलेक्शन, तीसरे नंबर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं सर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंड्यूस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे पास अप्लाई करो, वैकेंट जॉब पोजीशंस हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और ये जो जॉब पोजीशन है बेसिकली 2 तरीके से हमारे पास फुलफिल हो सकती है। एक तो हमारे पास इंटरनल में भी 2 चीज आ जाती है। अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, या तो हम किसी का ट्रांसफर करेंगे या हम किसी का प्रमोशन करेंगे। फिर आ जाता है सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सर इंटरनल की तरफ। देखो इंटरनल में आ जाता है हमारे पास, इंटरनल सबसे पहले तो पढ़ो है क्या। इंटरनल में जब आप वैकेंट जॉब पोजीशंस फिल करते हो, हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ही ऑर्गेनाइजेशन के फिल कर देते थे। कैसे कर देते हैं? तो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन, और भी आउटसाइडर यहां पर अलाउड नहीं होता। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है बेसिकली शिफ्ट करना एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस में कोई भी यहां पर चेंज नहीं आता है। और ट्रांसफर एक गुड सोर्स है फिलिंग करने का वैकेंसी को, अगर हमारे पास ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। और ये बेसिकली क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कैसे है कि एक बेसिकली हमारे पास एक जॉब से दूसरी जॉब पर चला गया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर प्रमोशन। प्रमोशन बेसिकली हमारे पास कैसा होता है? प्रमोशन होता है हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट, कि अगर वो अभी लोअर लेवल पे था, यानी कि मिडल पे था, अब उसे हमने उससे ऊपर लेवल पे पहुंचा दिया, फिर उसका ऊपर प्रमोशन हो गया, तो ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ठीक है जी। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना है एक एम्प्लॉय को वन जॉब से हायर जॉब पोजीशन की तरफ, यानी कि जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो भी हमारे पास ज्यादा हो जाती है, जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है, पे बढ़ जाता है, जैसे ही हमारे पास प्रमोशन होता है। क्योंकि उसके बाद लिखा गया है वर्टिकल है, और ये हेल्प करता है इंप्रूव करने में। 3 चीज इंप्रूव करने में हेल्प करेगा किसी भी एम्प्लॉय के। उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, लॉयल्टी आएगी, और जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे कि एक क्लर्क का हमने अकाउंटेंट पोस्ट पे कर दिया, ये हमारे पास बेसिकली क्लर्क था, इसको हमने अकाउंटेंट की पोस्ट दे दी, तो ये इसका क्या हो गया सर? ये इसका हो गया प्रमोशन। क्या हो गया सर? प्रमोशन। फिर आ जाता है सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जब भी हम कैंडिडेट जो है फिल करेगा वैकेंट जॉब पोजीशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बेसिकली यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मीट करती है अपनी मैन पावर रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये करा जाता है जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशंस वैकेंट हो। आप लार्ज नंबर के लिए हर किसी का ट्रांसफर, हर किसी का प्रमोशन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ यहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें हमारे पास कुछ आ जाते हैं कॉमन मेथड है एक्सटर्नल के। सबसे पहले है सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पेस्ट कर देती हैं, नोटिस पेस्ट कर देती है, कहां पर? एट द गेट ऑफ द
ऑफिस और फैक्ट्री के गेट पर ही हमने नोटिस पोस्ट कर दिया कि हमारे पास कुछ वैकेंसीज, कुछ हमारे पास जॉब पोजीशंस खाली है। जो पीपल होंगे इंटरेस्टेड होंगे उस जॉब के लिए वो क्या करेंगे, कैन वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू के लिए चले आएंगे। और ये जो मेथड है ये मोस्ट सुटेबल माना जाता है अनस्किल्ड लोगों के लिए। अनस्किल्ड में कौन कौन आ जाता है सर, स्वीपर आ जाता है, पियोन आ जाता है। और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल मेथड है ये बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास ऐसी कॉस्ट नहीं लग रही है जिसके लिए हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वैकेंसीज के लिए। बेसिकली हम अपने फैक्ट्री के गेट पर ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, अपना जो है पेस्ट कर देते हैं जो भी हमारे पास वैकेंट जॉब पोजीशंस खाली है। फिर आ जाता है सर कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या आ जाता है कि काफी सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो क्या काम करती हैं, वो बेसिकली एक हमारे पास लिस्ट बना लेती है जिसमें वो जितने भी जॉब सीकर्स हैं जो कि जॉब लेना चाहते हैं उन सबके बेसिकली डाटा उनके पास होता है। अब जब हम जॉब देंगे, हमने कोई भी वैकेंसी निकाली है, अब हम जॉब देंगे, उन सब लोगों को तो नहीं दे सकते जिनका भी हमारे पास डाटा आया हुआ है, लेकिन हम कुछ लोगों को देंगे, कुछ लोगों को हम वेटिंग पर रख देंगे यानी कि वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। अब जब आगे यानी कि अपकमिंग ईयर में कोई भी हमारे पास वैकेंट जॉब पोजीशंस है, वैकेंट है हमारे पास, खाली है, हमें लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस वेटिंग लिस्ट में से लोगों को कॉल करना शुरू कर देंगे। कैजुअल कॉलर यही कहलाता है कि हम उनको बुलाएंगे कि आओ सर हमारे पास जॉब यहाँ पर खाली है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। ये इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एप्लीकेशन फिल करने के लिए क्या करती हैं, बेसिकली जॉब सीकर्स का सारा डाटा रख लेती है, उन सबको जॉब नहीं मिलती है। अगले साल जब हम जॉब देंगे तो हम उस वेटिंग लिस्ट से उनको जॉब दे देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि हमारे पास वैकेंसी यहाँ पर खाली है ना। फिर हो जाता है सर मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट में बेसिकली क्या आ जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल का। अगर हमें एक्सटर्नल के तरीके से अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कराना है तो सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम ये करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आ जाते हैं जिसमें से कुछ सुइटेबल होते हैं, कुछ अनसुइटेबल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें अकाउंटेंट की जॉब यहाँ पर फिल करनी है तो हम एडवर्टीजमेंट देंगे सीए अकाउंटेंट जर्नल में, ठीक है जी। उसमें काफी सारे हमारे पास अनस्किल्ड और लोअर रैंक के लोग भी आ जाएंगे। और अगर आप कोई भी स्किल्ड जॉब फिल करानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट देते हो आप लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर में, ठीक है जी। ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट यहां पर चलाया गया है जो कि एज अ मिडलमैन काम करता है। मिडलमैन काम करता है दो लोगों के बीच में, एक तो जॉब सीकर के बीच में, एक जॉब प्रोवाइडर के बीच में। जो जॉब सीकर होगा वो गवर्नमेंट को अपनी जितने भी सारा बायोडाटा है, जितनी भी बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशन है वो सब बता देगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रोच करती है वहां पर, यही इसके अंदर आ जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रोच करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ताकि उनको जो सुइटेबल कैंडिडेट्स हैं वो मिल जाए। फिर आ जाता है सर प्लेसमेंट एजेंसीज और कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। देखो ये लोग भी आपकी बेसिकली जॉब लगवा देते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि अगर मैं एज अ जॉब सीकर हूं तो मैं इनके पास चला जाता हूं। इनकी भी कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे कि हमारे पास वो बोल देंगे कि सर हमारे पास कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है, वो रजिस्ट्रेशन फीस आपको करानी होती है, कुछ उनके पैकेजेस होते हैं वो आपको लेने होते हैं, उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या काम करते हैं या फिर कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज ये काम करती है कि वो आपकी जॉब तो लगवा देंगी, लेकिन जितनी भी आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी, जहां पर भी आप जॉब करते हो, जो फर्स्ट सैलरी होती है उसका हाफ पोर्शन या कुछ परसेंट उनके पास चला जाता है ऑटोमेटिकली। ये होता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको जगह जगह पे इंटरव्यू के लिए जाना नहीं पड़ा। आप सिर्फ एक प्लेसमेंट एजेंसी के पास गए, उसने आपको एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। यही बेसिकली आपकी जॉब लग जाती है। यही प्लेसमेंट एजेंसीज और हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के अंदर आ जाता है। ये बेसिकली काम करती है मैच करने में डिमांड और सप्लाई किस चीज की, वर्कफोर्स की। और ये बेसिकली क्या करती है, बायोडाटा रखती है, रिकॉर्ड रखती है जितने भी जॉब सीकर्स हैं और उनको सुटेबल कैंडिडेट्स को सेंड कर देती है। फिर आ जाता है सर कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार जो भी सीनियर मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो विजिट करते हैं जितनी भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, ताकि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स वहीं के वहीं जो है अपनी कंपनी में वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए ले जाएं। क्योंकि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है किस तरीके से होता है, वो होता है इंजीनियर्स का, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का और एमबीएस का, उनके डायरेक्ट प्लेसमेंट्स हो जाती है कॉलेजेस में। आपने सुना ही होगा। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो एक नया है, वो अभी उसकी नई नई प्लेसमेंट आपने लगाई है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। फिर आ जाता है सर हमारे पास रिकमेंडेशन फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉइज कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी फर्म में आपका नॉन वर्क कर रहा है तो वो आपको रिकमेंड कर देता है वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए, सर के ये मेरे पास बंदा अवेलेबल है, आप इसकी जॉब लगवा दीजिए, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये इसके अंदर आ जाता है किस तरीके से अपने रिलेटिव्स को लगवा दिया, फ्रेंड्स को लगवा दिया, नॉन पीपल को लगा दिया वैकेंट जॉब पोजीशन पे। फिर आ जाता है सर एडवर्टीजमेंट के, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट चला दिया। आजकल तो नया ट्रेंड भी है हमारे पास
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या टेलीकास्ट करवा दो आप, डिफरेंट चैनल्स पे ऐड आता है ना वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। फिर रहता है सर वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है कि जैसे हमारे पास काफी सारी वेबसाइट्स होती है, www.naukri.com, ये भी एक वेबसाइट है जहां पर हमारे पास इस तरीके से डिजाइन करी जाती है, जहां पर जॉब सीकर और कंपनीज अप्रोच करती हैं, जॉब सीकर को जॉब मिल जाती है, कंपनीज को बेसिकली एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। फिर आ जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा इंसान है जिसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किन लोगों के साथ? लेबर्स के साथ। और ये आपको बेसिकली जितने भी अनस्किल्ड वर्कफोर्स आपका रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट नोटिस पे ये आपको ला करके दे देगा, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि बेसिकली जो भी सबसे ज्यादा सुइटेबल इंसान है उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए उसे आपको यहां पर रखना है, यही सेलेक्ट करना है, ये इसके अंदर आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के भी कुछ स्टेप हैं, जैसे सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होता है सर? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी होती है। फिर कुछ टेस्ट लेने होते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं हम, फिर उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, फिर हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम उसको जॉब ऑफर करते हैं और बेसिकली लास्ट में हम कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, हम उसको दे देते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है सर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी वैकेंट जॉब पोजीशन निकालते हैं, क्या उसमें सारे के सारे स्किल्ड होंगे? क्या उसमें सारे के सारे क्वालिफाइड होंगे? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मिसफिट होंगे, अनफिट होंगे और मिसमैच होंगे उस जॉब पोजीशन के लिए, तो उन सबको रिमूव कर देना, यही बेसिकली क्या कहलाता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये डन होता है ताकि आप एलिमिनेट कर दो जितने भी अनक्वालिफाइड लोग हैं, मिसफिट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा था, उन सबको हटा देना। फिर आ जाता है सर सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करना किसी भी कैंडिडेट्स का। इसमें कुछ टेस्ट आ जाते हैं, जैसे सबसे पहला टेस्ट है सर हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है वो आईक्यू लेवल चेक करता है किसी भी इंडिविजुअल का। फिर आ जाता है सर एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली ये चेक करना कि पोटेंशियल कितनी है किसी भी जो भी नई जॉब पे आप इस इंसान को रख रहे हो कि उसकी पोटेंशियल कितनी है, लर्निंग कितनी है उसकी, उस कैंडिडेट की। फिर आ जाता है सर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में बेसिकली आप चेक करते हो जितना भी उसका इंटेलिजेंस लेवल है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है और उसका इंटरेस्ट कितना है, उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट कितना है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं। फिर आ जाता है सर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी नॉलेज चेक करना, एफिशिएंसी देखना किस में, जो भी उसका एरिया होगा, प्रोफेशनल एरिया होगा और टेक्निकल ट्रेनिंग में। फिर आ जाता है सर हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास बेसिकली एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है ताकि हम देख सकें कि उस जॉब में उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में होता है, देखो इसमें जो भी ऊपर टेस्ट है उन सबको जो क्लियर कर लेगा फिर उसका क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि उसकी सुटेबिलिटी क्या है उस जॉब के लिए, इसके अंदर रहता है। और यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक तो इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यू। इंटरव्यूअर का काम होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेना और इंटरव्यू का काम होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी उससे पूछा जाए वो बताना। इंटरव्यू का बेसिकली काम क्या होता है? इंटरव्यू होता है एक रिटन टेस्ट होता है। हम बेसिकली इंटरव्यू क्यों कराते हैं ज्यादा? हम प्रेफरेंस इंटरव्यू को इसलिए देते हैं क्योंकि इंटरव्यू से आपको क्या पता लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उस एम्प्लॉय के अंदर, और जो रिटर्न होता है उससे तो आपको पता ही लग जाता है कि कितनी प्रोफेशनल नॉलेज है ना। फिर आ जाता है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, कि आपको यहाँ पर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी करना होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो कैंडिडेट है वो बेसिकली हमारे पास दो नाम यहाँ पर देने होते हैं, उसको दो रेफरेंस यहाँ पर देने होते हैं। उसके अंदर आ जाता है एक कैंडिडेट बेसिकली अगर इंटरव्यू को क्वालिफाई कर देता है फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसका जो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है वो देखा जाता है, कैरेक्टर देखा जाता है, और जो उसके रेफरेंस है वो कौन हो सकते हैं? जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी नॉन पर्सन्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो उसके रेफरेंस बन सकते हैं। फिर आ जाता है सर हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। जब कैंडिडेट हमारे पास कर लेता है जितने भी टेस्ट है, इंटरव्यू को पास कर लिया, रेफरेंस बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, फिर उसको क्या कर लिया जाता है? सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनका हम फिटनेस टेस्ट करते हैं, मेडिकल फिटनेस टेस्ट करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अपने डॉक्टर्स को अपॉइंट करती है इस टेस्ट को करने के लिए, और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं हॉस्पिटल से, वो भी करके दे देते हैं। फिर आ जाता है सर जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या देना है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या लिखा होता है? जितने भी हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस, जितनी भी हमारे पास पॉलिसीज होती है वो सारी की सारी उसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है जी। और जो अपॉइंटी होता है जिसकी भी हमने अपॉइंट कराया उसको कुछ रीजनेबल टाइम दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए, जॉब ज्वाइन करने के लिए। फिर आ जाता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको जॉब ऑफर करी जाती है और कैंडिडेट एक्सेप्ट भी कर लेता है उस ऑफर को, तो कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने होते हैं एम्प्लॉयर्स को और कैंडिडेट्स को।
और उसके बाद आ जाता है एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, इसके अंदर जितनी भी वाइटल डिटेल्स होती हैं कैंडिडेट की वो आज इसके अंदर आ जाती हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। देखो जी, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर नॉलेज और स्किल्स बढ़ाई जाती हैं। डेवलपमेंट में हमारे पास लर्निंग होती है और ग्रोथ होती है। इस प्रोसेस में ट्रेनिंग में हुआ नॉलेज और स्किल्स, डेवलपमेंट में होता है लर्निंग और ग्रोथ। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग बेसिकली हमारे पास अनेबल करता है एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी जॉब और बेटर तरीके से कर सके। डेवलपमेंट में क्या आता है कि वो एम्प्लॉय को अनेबल करता है, ओवरऑल ग्रोथ कर देता है हमारे पास एम्प्लॉय की। ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग दोगे तो आप जॉब बेटर कर सकते हो, लेकिन आप डेवलपमेंट करोगे तो ओवरऑल आपका करियर ही अच्छा हो जाएगा। जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और जो डेवलपमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग इसी का ही पार्ट है, ठीक है जी। फिर आ जाता है सर हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट क्या है, ट्रेनिंग के बेसिकली बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहला है रिड्यूस लर्निंग टाइम, कि ये जो हमारा लर्निंग टाइम है ये भी हमारे पास कम कर देता है, कि जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय है वो कम टाइम लेगा लर्न करने में जो भी जॉब्स होगी एज कंपेयर टू अनट्रेड एम्प्लॉय, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर बेटर परफॉर्मेंस, के जो हमारे पास परफॉर्मेंस होती है ट्रेंड एम्प्लॉय की वो हमेशा बेटर होगी, किससे? जो कि अनट्रेंड एम्प्लॉय होगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन, जो कि अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं का एम होता है वो मोल्ड कर देता है, जितने भी एम्प्लॉइज है उनको मोल्ड कर देता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उन लोगों के अंदर आ जाता है, वो डेवलप हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, के ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को ट्रेन करती है किस तरीके से करती है, बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली ट्रेन करती है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है सर हमारे पास एम्प्लॉइज के लिए भी क्या कुछ बेनिफिट होती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, बिल्कुल हो जाती है। उन्हें कुछ बेटर करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनकी स्किल्स बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, जिससे उनका बेटर करियर ऑप्शन मिल जाते हैं। अर्निंग मोर, अगर आप किसी को डेवलप कर दोगे, अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारे पास तो ज्यादा कमा पाएगा। फिर आ जाता है फ्यूअर चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, कि ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट होगा तो एक्सीडेंट का रिस्क भी कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है मोराल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, मोराल बढ़ जाता है। फिर कुछ मेथड आ जाते हैं सर, ट्रेनिंग के मेथड दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सर ऑन द जॉब, एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है? ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, हम अपनी जॉब के साथ साथ हम उसको रख लेते हैं, करते करते वो सीखता है ना। इसके अंदर आ जाता है कि वो जॉब परफॉर्म करता है, ये ऑन द जॉब है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ही चलती रहती है। लर्न बाय डूइंग, करते करते वो इंसान सीखता है। ये उन लोगों के लिए सुटेबल होता है जहां पर टेक्निकल जॉब्स होती हैं, और पर आप एक उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करना सीखना है, लर्न करना सीखना है वर्क पे, है ना। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है सर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले लिखा है कि ये बेसिकली हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जिसके अंदर सबसे पहले एक तो मास्टर होता है, एक हमारे पास लर्नर होता है। सबसे पहले जो मास्टर है वो धीरे धीरे काम को सिखाता है, और जो लर्नर है जो कि हमारे पास लर्न कर रहा है, सीख रहा है, ट्रेनी है, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जो मास्टर है वो धीरे धीरे ऑब्जर्वर बन जाता है, वो काम करना कम कर देता है, और जिसको हम काम सिखा रहे थे वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी, ये वहां पर सुटेबल होता है जहां पर बेसिकली हमारे पास प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रिशियंस हो और आयरन वर्कर्स हो। फिर आ जाता है सर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जितने भी हमारे पास प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर देते हैं कंपनीज में, ताकि वो क्या गेन कर सकें, ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। जो भी उन्हें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ने जितने भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज बताई है उसको प्रैक्टिकली वो सीख सके। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फ्रेश आइडियाज यहाँ पर मिलते हैं, लेटेस्ट नॉलेज मिलती है। कंपनीज हमारे पास बहुत ही कम सैलरी पे करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सर हम बोलते हैं यहाँ पर स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस मिलता है प्रैक्टिस करने का रियल वर्क सिचुएशंस में, और ये बेसिकली इंटर्नशिप जो होती है वो क्या कर देती है, वो क्लासरूम सेशंस को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देती है। फिर आ जाता है सर इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जहां पर आप रिसीव करते हो, वेलकम करते हो एक एम्प्लॉय का, और अभी वो फर्स्ट डे पे ज्वाइन हुआ है, उसे धीरे धीरे फैमिलराइज कराना, सबसे इंट्रोड्यूस कराना, रूल्स और पॉलिसी समझाना, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है ताकि वो सेटल डाउन हो सके और हैप्पीली अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है।
फिर इसके अंदर आ जाता है सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, लर्निंग बिफोर डूइंग, कि अभी आपने काम पर नहीं रखा है, अभी आप प्रॉपर उस इंसान को सिखाओगे फिर काम पर रखोगे, ये इसके अंदर आ जाता है। और हम उसे बेसिकली कहां पर भेज देते हैं, अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन, जो भी वर्क पोजीशन है उससे अलग भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए, ये इसके अंदर आ जाता है। और उसका जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल एक ऐसा डुप्लीकेट मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इसके अंदर बनाया जाता है, डमी मॉडल बनाया जाता है मशीनरी का, इंस्टेड ऑफ जो भी हमारे पास ओरिजिनल मशीनरी है उस पर काम नहीं कराया जाता, डमी पे सिखाया जाता है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक अकाउंटेंट है, उसको आपको एंट्रीज करना सिखाना है, तो आप उसको एक डुप्लीकेट रजिस्टर में सिखा देते हो, यानी कि एक डमी दे दिया आपने जिसमें सेम तरीके के कॉलम्स है, सब कुछ चीजें सेम तरीके से, लेकिन ओरिजिनल रजिस्टर उसको नहीं देते थे, ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। वेस्टिब्यूल स्कूल एक ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें हम यूज कर सकते हैं बेनिफिट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। तो बेसिकली यही था हमारे पास एक डिटेल्ड वन शॉट वीडियो जिसमें हमने एंटायर अपना जो चैप्टर नंबर 6 है बीएसटी का वो कवर कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड करा है जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर के प्रैक्टिस करे हैं सीयूईटी लेवल के। आप उन एमसीक्यूज को जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो कि सीयूईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।